गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वी आर डिस्कसिंग रिवीजन थ्रू एमसी क्वेश्चन। जो डिस्कस करते हैं उससे इसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज ऑफ 10 नवंबर 2022। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द कॉलेजियम सिस्टम। सी, जब हम कॉलेजियम सिस्टम की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कॉलेजियम सिस्टम न्यूज़ में क्यों आता है। तो कॉलेजियम सिस्टम जो है रिलेटेड है जब हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के ट्रांसफ़र या फिर सिलेक्शन की बात करते हैं तो उस वक्त जो है कॉलेजियम सिस्टम पिक्चर में आता है। कॉलेजियम सिस्टम की बात करें तो इससे रिलेटेड 3 केसेस है। 3 रिलेटेड कौन से, जैसे एसपी गुप्ता केस ऑफ 1982, 1992, 1998 है। तो और अब कॉलेजियम सिस्टम में 5 मेंबर होते हैं, 5 जज होते हैं जिसको हेड करते हैं सीजे, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये होता है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि ये जो है कॉलेजियम जो है सजेशन भेजते हैं किसको, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस को, कि इस जज को हमें चुनना है। और जो लॉ मतलब मिनिस्ट्री है उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती है। पहली बात है, मतलब फर्स्ट वे में कर सकती है, लेकिन जब दूसरी बार दोबारा भेजते हैं सुप्रीम कोर्ट तो उसको हामी भरनी होती है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। सेकंड के हम जब हम सीजीआई की बात करते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आर्टिकल 124 में मेंशन किया गया है। और जब इनको अपॉइंटमेंट कौन करता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेट्स सी, ओके, जब हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करते हैं तो यू कैन सी हियर द सुप्रीम कोर्ट। कहाँ गया, यहाँ पे नहीं दे रखा है क्या? ठीक है, चलो यहाँ पे नहीं दे रखा है। तो ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज की जब हम बात करते हैं तो इनका जो सिलेक्शन है वो कौन करता है, प्रेसिडेंट। अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। उनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। और इनकी एज वगैरह नहीं डिफाइन की जाती, उम्र दिखो डिफाइन की जाती है 6 और 64 ईयर। और याद रखिएगा 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी जो है आपका सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। और इसी तरीके से 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसमें कहा गया था कि जो हाई कोर्ट है या फिर जब भी अपॉइंटमेंट करता है कौन, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की, तो वो जो केस है या फिर हाई कोर्ट के जजेस की, तो वो जो केस है जुडिशियल रिव्यू के लिए नहीं जाएगा। वो 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ ऐड किया गया था और इसको जो है नलिफाइड किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ। और अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। और कौन दिलाता है, तो भी वो भी प्रेसिडेंट ही दिलाते हैं। और इनको जो है गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। 5 वॉचडॉग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, एक तो सुप्रीम कोर्ट है, सेकंड है यूपीएससी है, एसपीएससी है जो मेरिटोक्रेसी को करती है, नेक्स्ट है द फाइनेंस कमीशन, उसके बाद आता है कैग। तो ये सारे के सारे वॉचडॉग हैं हमारे कंट्री के, 5 वॉचडॉग हैं। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख ले रहे हैं सीजीआई से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 124 में अपॉइंटमेंट की बात की जाती है। आर्टिकल 129 में जो है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की बात की जाती है। आर्टिकल 131 में ओरिजिनल जुडिक्शन की बात की जाती है। कौन कौन से, जैसे सेंट्रल स्टेट के रिलेशन सारे के सारे ओरिजिनल जुडिक्शन में आते हैं। आर्टिकल 136 में स्पेशल कोर्ट लीव की बात की जाती है। आर्टिकल 141 में जो है जितने भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा वो सारे के सारे बाइंडिंग होंगे। आर्टिकल 141 में ये बोलते हैं। आर्टिकल 142 बोलते हैं कि जजमेंट मतलब कंप्लीट जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट किसी भी हद को पार कर सकता है। मतलब ये है कि कहीं मतलब कि कुछ भी चीज़ का वायलेशन हो, कहीं पे भी सुओ मोटो एक्शन लेना हो तो सुप्रीम कोर्ट ले सकता है। ये आर्टिकल 142 बोलते हैं। और आर्टिकल 143 जो है प्रेसिडेंट को अथोराइज करता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से व्यूज़ मांग सकता है कि किसी लॉ वगैरह से रिलेटेड। ओके, तो ये हो गया 143। एंड 145 में जो है ये बताया जाता है कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठती है तो उसके मिनिमम मेंबर 5 होते हैं। तो ये आर्टिकल 145 में बताया जाता है। और आर्टिकल 32 जो है रिट जुडिक्शन के बारे में बात करते हैं। उसी तरीके से आर्टिकल 85 याद रखिए, डिलिमिटेशन कमीशन को जो हेड करता है वो सीजे, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो 3 मेंबर बॉडी होती है। और जो इनकी इंक्वायरी मतलब जब इम्पीच किया जाता है तो जज इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968 के थ्रू किया जाता है। इतना याद रखोगे आपको गया इसमें। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो सीजीआई से रिलेटेड है। इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन की जब हम बात करते हैं तो इससे इंपॉर्टेंट आता है तो इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में पूछा जा सकता है। जब इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं आर्टिकल 324 पार्ट 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, चलो इसके बारे में थोड़ा क्वेश्चन जब आएगा तो उसके बारे में जब भी देख लेंगे। ओके, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। शायद मैंने इतना इन्फॉर्मेशन आपको दे दी होगी कि आप कम से कम क्वेश्चन कर पाएँ। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। द कॉलेजियम सिस्टम इज द वे बाई विच जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड एंड ट्रांसफर। क्या स्टेटमेंट सही? तो यस, कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू जो है जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के वो अपॉइंट और ट्रांसफ़र किए जाते हैं। और अगर कुछ भी चेंज करना होता है इनके अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर से रिलेटेड या फिर कुछ भी मान लो, तो वो पूरी की पूरी जो प्रोसेस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू होगा, जिसमें स्पेशल मेजोरिटी के साथ पार्लियामेंट को पास करना होता है और हाफ ऑफ द स्टेट को रेटिफाइड करना होता है। तो डेट इज़ करेक्ट। सेकंड मतलब ये कह सकते हैं फेडरल फीचर में आता है।
It is the 5-member body which is headed by the incompetent Chief Justice of India and the other 4 senior most judge of the court at the same point of time. That is also correct. तो both statement यहाँ पे correct है, तो सी यहाँ पे correct है. और याद देखिए 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जुडिशियल पावर जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे हटा दी गई थी, और 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ जो है 6 ईयर और 62 ईयर जो है 60 से 62 ईयर जो रिटायरमेंट की एज होती है वो बढ़ाई गई थी. तो इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द CJI, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. दैट इज करेक्ट. वेन एवर देयर इज एनी डाउट अबाउट द सीनियर मोस्ट जज टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द मैटर इज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट. क्या मतलब जब भी डाउट होता है कौन सीनियर मोस्ट जज बनेगा तो वो मैटर जो रेफर किया जाता है पार्लियामेंट के पास. मेरे हिसाब से गलत होना चाहिए. नंबर 3 देखते हैं. For appointment judge of the Supreme Court, the recommendation of collegium to the president is binding during the first instance. नहीं, फर्स्ट इंस्टेंस पे जो है बाइंडिंग नहीं है, सेकंड इंस्टेंस पे इट इज़ बाइंडिंग. तो सेकंड इज इनकरेक्ट. तो फर्स्ट इज ओनली करेक्ट बिकॉज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ये आर्टिकल 124 में मेंशन किया गया. द कोलिजियम सेंड इट्स फाइनल रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर अप्रूवल. लेकिन फाइनल जो रिकमेंडेशन है कोलिजियम जो है प्रेसिडेंट को भेजते हैं. द प्रेसिडेंट कैन ईदर एक्सेप्ट और इट रिजेक्टेड. इन द केस इट रिजेक्टेड द रिकमेंडेशन कम टू द कोलिजियम. इफ द कोलिजियम रीट्रेट इट्स रिकमेंडेशन तो प्रेसिडेंट को एक्सेप्ट करना ही होता है. अपॉइंटमेंट जो है ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड बी ऑफ द सीनियर मोस्ट जज की ही होती है. तो जिस तरीके से कन्वेंशन चली हुई आ रही है उस हिसाब से इसको फॉलोअप आज तक किया जाता है. एक आधी बार ऐसा हुआ है कि जिसमें इसको फॉलो नहीं किया. इट्स द डिफरेंट स्टोरी. स्पेसिफिकली एट द टाइम ऑफ द इमरजेंसी जो 1962, 1965, 1971, 1977 जब ये 4 टाइम जो है युद्ध हुए हमारी कंट्री के अंदर, तो यहाँ पे लगी थी. यहाँ पे ये कंटिन्यू रही थी, तो इस वजह से यहाँ पे नहीं लगाई गई थी. 1971 में लगी थी और ये कंटिन्यू थी तो 1975 में भी लगा दी गई थी, जो 1977 तक रहती है. Whenever there is any doubt about the fitness of the senior most judge hold the office of the Chief Justice of India, तो आप ये देख लीजिएगा. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. इम्पीचमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जज के बारे में बात की जा रही है. तो मैंने बताया था ये इंक्वायरी जज इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968 के थ्रू होती है. कौन करता है? तो पार्लियामेंट करता है और उसी सेशन में उसको जो है करना होता है. मतलब पूरी की पूरी प्रोसेस जो है उसी सेशन के अंदर कंप्लीट करनी होती है. फॉर एग्जांपल अगर ये बजट सेशन चला हुआ आ रहा है तो बजट सेशन में जो है पूरी प्रोसेस कंप्लीट होनी होती है. और ये कहीं ना कहीं जो स्पीकर होता है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं मोशन डिपेंड करता है कि वो एक्सेप्ट करे रिजेक्ट करे. क्योंकि थर्ड जो प्रोसेस होता है ना वहाँ पे एक वीटो पावर हो जाती है स्पीकर की, तो वहाँ पे ज़्यादा पावर दिखने को मिलती है कहाँ पे? स्पीकर के पास. और याद रखिएगा जो कैग को हटाना होता है उसी तरीके से हटाए जाते हैं जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, और उसी तरीके से इलेक्शन कमीशन को जब हटाना होता है तो सेम प्रोसीजर है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं. लेकिन जब हम UPSC SPSC की बात करें तो वहाँ पे दो मेन इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जहाँ पे मिसबिहेव या फिर इनकैपेसिटी आ जाती है. इंसॉल्वेंसी वगैरह का प्रोसीजर दे रखा है. वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज की पूरी पार्लियामेंट की पूरी प्रोसीजर नहीं दे रखी है. और UPSC में भी सेम है, SPSC में भी सेम है. फाइनल कमीशन को भी जो इम्पीच नहीं किया जाता है वैसे सिंपल हटा सकता है प्रेसिडेंट. एनीवे लेट्स सी द फर्स्ट स्टेटमेंट. द प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट इज द सेम एज डेट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. क्या जो प्रोसीजर है इम्पीचमेंट का जज ऑफ द हाई कोर्ट एट द सेम बिल्कुल सेम है, तो ये से बिल्कुल सही है. द स्पीकर ऑफ द चेयरमैन ऑफ हाउस में रिफ्यूज एडमिट अ मोशन. मतलब ये है कि जो मोशन होता है, मतलब जब भी हम इम्पीच करना चाहते हैं कितने वोट चाहिए होते हैं, तो 100 मोशन. मतलब पहले क्या होता है कि 100 मेंबर को बताना पड़ता है कि हम इस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को या फिर इस जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को, इस जज ऑफ हाई कोर्ट को हटाना चाहते हैं. तो क्या होता है कि जो असेंबली होती है ना उसमें 100 लोकसभा के अंदर 100 मेंबर को जो है मोशन लेकर आना होता है, ठीक है, और उस पर वोट नहीं कराना होता है. और राज्यसभा की बात है तो 50. तो और उस मोशन को जो है जो स्पीकर होता है वो मना भी कर सकता है. अगर मना कर दिया तो फिर जो है प्रोसीडिंग जो हाई कोर्ट को हटाने की है वो नहीं चलाई जाएगी. तो येस दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट. नंबर 3 नो जज ऑफ द हाई कोर्ट हैज़ बीन इम्पीच्ड ऑफ. येस दैट इज़ द वेरी हेक्टिक प्रोसेस. तो अभी तक कोई भी हाई कोर्ट का जज नहीं हटाया गया. दैट इज़ करेक्ट. ओनली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन पास द फाइनल ऑर्डर फॉर द रिमूवल. फाइनल ऑर्डर जो पास करेगा वो प्रेसिडेंट करता है, ना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो दैट इज़ इनकरेक्ट. तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आर करेक्ट. बाकी अगर आप पढ़िएगा तो यही स्टेटमेंट यहाँ पे थोड़ा खोल के लिखी गई. बस ये याद रखना कि जज इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968 जो है इम्प्लीमेंट किया गया है. और हाई कोर्ट में जब मोशन को पास कराना होता है तो 100 मेंबर लोकसभा के, और राज्यसभा की बात करें तो 50 मेंबर होते हैं, उसको मोशन पास करवाना पड़ता है. कहाँ से? तो जो स्पीकर होते हैं इन केस ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा. एनीवे इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में बात की जा रही है. इलेक्ट्रल बॉन्ड इज लाइक अ प्रोमिसरी नोट दैट कैन बी ब्रोट बाय एनी इंडियन सिटीजन और कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया. क्या स्टेटमेंट सही? दैट इज़ करेक्ट. मतलब कोई इंडियन सिटीजन को ही जो है ये पावर दे रखी है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद सकें. द इलेक्ट्रल बॉन्ड्स आर अवेलेबल फॉर परचेज फॉर 10 days एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर. नहीं, मेरे साथ तो 14 days होते हैं.
15 डेज़ होते हैं मेरे हिसाब से, और ये हर क्वार्टर के 15 डेज़ पे होते हैं। देखते हैं, द इलेक्टोरल बॉन्ड विल नॉट बी बियर द नेम ऑफ द डोनर, डेट इज़ करेक्ट, डेट इज़ द ओपेकनेस दैट शुड नॉट बी देयर, बट एनीवे देखो, जो इलेक्टोरल बॉन्ड है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर मेकिंग डोनेशन द पॉलिटिकल पार्टी, द बॉन्ड अवेलेबल फॉर द परचेज ऑफ एनी पर्सन, चाहे वो सिटीजन हो या फिर कोई भी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट करती है इंडिया के अंदर, ठीक है। और हर जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर, ये मतलब 4 मंथ है, इनके 10 डेज़ को जो है इन बॉन्ड को ख़रीदा जा सकता है। और जो बॉन्ड की वैल्यू होती है वो 1000 भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है, 1 लाख हो सकती है, 10 लाख हो सकती है, 1 करोड़ हो सकती है, विदाउट एनी मैक्सिमम लिमिट। SBI जो सिर्फ ऑथराइज़ किया गया है कि इन कैश करने के लिए इन जो बॉन्ड्स को, दिस बॉन्ड आर रीडीमेबल इन द डिजाइंड अकाउंट ऑफ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, मतलब ये रिडीम हो जाते हैं जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को दिया गया होता है। अ पर्सन ब्रिंग एन इंडिविजुअल कैन बाय बॉन्ड इधर सिंगली और ज्वाइंटली विद द अदर मेंबर, तो मतलब ये है कि बॉन्ड चाहे एक मेंबर भी खरीद सकते हैं और कई सारे मेंबर मिलके भी खरीद सकते हैं। डोनर नेम जो है मेंशन नहीं किया जाता है बॉन्ड के ऊपर, राइट। आगे बढ़ते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर ही यहाँ पे क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है व्हाट आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द इलेक्टोरल बॉन्ड्स वर इंट्रोड्यूस विद द फाइनेंस बिल ऑफ 2016, फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट दीज बॉन्ड आर इंटरेस्ट फ्री बियर इंस्ट्रूमेंट बेस्ड टू डोनेट मनी टू द पॉलिटिकल पार्टी, दैट इज करेक्ट। SBI इज द ओनली ऑथराइज्ड टू सेल देम, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो मतलब थ्री तो बिल्कुल नहीं होगा, 3 नहीं होगा, तो फर्स्ट एंड फोर्थ यहाँ पे सही हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछा ना, यस, मतलब डी ऑप्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से। एनीवे देखते हैं आगे। नेक्स्ट, SBI डिपॉजिट फंड डेट अ पॉलिटिकल पार्टी हैज़ नॉट कैश विद इन 15 डेज इनटू द प्राइम मिनिस्टर केयर फंड, मतलब ये है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट किया गया है वो बॉन्ड, अगर वो 15 दिन के अंदर इन कैश नहीं करवाती हैं तो वो PM केयर्स फंड में चला जाए, दैट इज़ इनकरेक्ट, बिकॉज इट मतलब वो उसकी जो वैलिडिटी है ना वो उस बॉन्ड की वो ख़त्म हो जाती है जिस, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट, इनकरेक्ट। लेट्स सी, थोड़ा सा और देखते हैं इनके बारे में। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है कि फाइनेंस बिल 2017 के थ्रू जो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और SBI जो है पॉलिटिकल पार्टी अगर उसको इन कैश नहीं करती है तो वो वाइड तो PM रिलीफ फंड में चला जाता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ विक्रम एस दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज़। तो बताइए भाई क्या है विक्रम एस, तो याद रखिएगा ये विक्रम एस एक रॉकेट है। क्या है? रॉकेट है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये हमारी एक प्राइवेट कंपनी है स्काई रूट, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। क्यों इसका नाम विक्रम एस क्यों रखा है? क्योंकि विक्रम जो है हमारी कंट्री में इसरो के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। मतलब ये है मतलब कह सकते हैं फाउंडर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम इज नथिंग बट विक्रम साराभाई। ओके, तो लेट्स सी अबाउट द थिंग विच आर द फॉलोइंग द बेस्ट डिस्कवर विक्रम एस। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड स्पेस लॉन्च व्हीकल है, तो स्पेस लॉन्च व्हीकल है। और विक्रम एस इज द प्राइवेटली डेवलप्ड स्पेस लॉन्च व्हीकल इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड पैड इन श्रीहरिकोटा एज अ पार्ट ऑफ मिशन। और ये जो मिशन प्रारंभ के अंदर लॉन्च किया गया है। ओके, थोड़ा सा अब देखते हैं प्राइवेट पार्टिसिपेशन किस तरीके से स्पेस सेक्टर में हुआ है। देखो, प्रेजेंटली ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री जो है 400 बिलियन की, इतना याद रखना। ओके, अगर हमारी कंट्री में बात करें तो पूरे के पूरे जो स्पेस प्रोग्राम है उसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, और फिर उसके नीचे आता है स्पेस कमीशन। स्पेस कमीशन के बाद आता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। उसके अंदर फॉर एग्जांपल इतने सारी ब्रांच है, ऑटोनमस बॉडीज आती है, इन स्पेस आता है, इसरो आता है, अंतरिक्ष आता है और NSIL आता है। इसरो की बात करें तो इसरो काउंसिल होती है और वो रिसर्च एंड एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट पे फोकस करती है। ठीक है, इन स्पेस अभी बनाया गया था। इसका मेन एम ये है जो भी प्राइवेट जो भी कंपनीज होती है ना, जो इसरो का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करना चाहती हैं तो इन स्पेस से जो है वो परमिशन लेती है। एनीवे, प्राइवेट स्पेस सेक्टर पार्टिसिपेशन किस तरीके से, स्काई रूट जो है जिसके द्वारा विक्रम एस को लॉन्च किया गया, किस प्रोग्राम के अंदर, प्रारंभ के अंदर। एयरटेल बैक्ड वन वेब है, इज़ इन द प्रोसेस ऑफ द लॉन्चिंग 648 स्मॉल सैटेलाइट जो लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ी जाएंगी। चेन्नई SRM यूनिवर्सिटी उसके द्वारा SRM सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर के मॉनिटर करने के लिए। ध्रुव स्पेस की बात करें तो कंपनी लॉन्च थाईबोल्ट एंड थाईबोल्ट 2। अंकनीकुल जो है लॉन्च पैड अभी इसके द्वारा लॉन्च किए गए एंड सेमी क्रायोजेनिक इंजन भी अभी लॉन्च किया गया है, ये डेवलप किया गया। दिगंतरा जो है स्पेस जंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए। क्या ऐसा कोई और मिशन है? डार्ट मिशन नासा का, क्या बता सकते हैं? एनीवे, पिक्सल जेट वाज बिल्ड कॉन्स्टलेशन 24 हाइपर स्पेक्ट्रम माइक्रो सैटेलाइट विच विल एक्ट एज एन MRI स्कैनर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो इतना आपको याद। और ये जो कंपनी है वो हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, नाम है स्काई रूट।
प्रोग्राम का नाम है प्रारंभ। क्या लॉन्च किया था? तो विक्रम एस, ये क्या है? रॉकेट लॉन्च व्हीकल है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द फाउंडर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम? तो ये मैंने बता दिया है, इट इज नथिंग बट विक्रम साराभाई। अब्दुल कलाम की बात करोगे तो 11वें नंबर के हमारे प्रेसिडेंट हुआ करते थे एंड इनका संबंध है इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 1983 में स्टार्ट किया गया था। सी वी रमन, आप इनका कंट्रीब्यूशन मतलब जो हम साइंस डे बनाते हैं 28 फेब को, इन्हीं की एनिवर्सरी होती है क्योंकि इनको जो है फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला है। जवाहरलाल नेहरू ऐसा साइंस में कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाता है। विच आर द फॉलोइंग रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, रिलीजियस हिस्ट्री की बात करते हैं। पहली बात तो बुद्धिज़्म। सी देखो, बुद्धिज़्म से रिलेटेड 4 मीटिंग अभी तक हुई है, 4 काउंसिल होती है। जो राजा होता है ना, उनके द्वारा उसको पैटर्नाइज किया जाता है, या फिर जो स्टेट होते हैं उसके द्वारा जो पैटर्नाइज किया जाता है उसको काउंसिल बोलते हैं। एनीवे, जो पहली मीटिंग होती है जब बुद्धा मर जाते हैं, मतलब जब उसका महापरिनिर्वाण उनको प्राप्त होता है 483 BC में, उसी साल जो है राजगिरी के अंदर अज्ञात शत्रु के अध्यक्षता के अंदर महाकश्यप इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था और यहाँ पे त्रिपतिकाज को जो है कंपाइल किया गया था। पहली मीटिंग में त्रिपतिका कंपाइल की गई थी। कौन थे वो? विनायक पतिका, सूत पतिका, अभिधम पिटिका। सेकंड की बात करें 383 BC, आफ्टर 100 ईयर ऑफ निकल जाने के बाद वैशाली के अंदर कालाशोक के द्वारा पैटर्नाइज किया गया था सब कामी के अंडर में। यहाँ पे जो है 2 हिस्सों में डिवीज़न हो जाता है बुद्धिज़्म का, डेट इज़ नथिंग बट स्वत्रतिन एंड महासंगिका। नंबर 3 देखते हैं। थर्ड जो मीटिंग होती है 250 BC में होती है और यहाँ कहाँ पे होती है? तो पाटलिपुत्र के अंदर। किसके द्वारा? तो अशोका के द्वारा, राजा अशोका के द्वारा। एंड इसको जो हेड करते हैं मोगालिपुट्टा टीशा करता है और यहाँ पे जो है बुद्धिस्ट मिशनरी को डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में भेजा गया था। फोर्थ की बात करते हैं। फर्स्ट CE में कश्मीर के अंदर कनिष्का के टाइम पे वसुमित्र के अध्यक्षता के अंदर ये मीटिंग होती है और यहाँ पे 2 हिस्सों में बुद्धिज़्म डिवाइड हो जाता है। जो डिवाइड होते हैं, एक होता है हीनियन और एक होता है महायान। पहले हीनियन के बारे में जानते हैं। देखो, हीनियन को लेसर व्हीकल के नाम से जानते हैं। ये जो है ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा के ऊपर बिलीव करते हैं और सेल्वेशन, डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन जो भी मतलब बुद्धा के द्वारा किया गया था उसी पाथ पे चलने की कोशिश करते हैं एंड ट्राई टू गेट बुद्धा, मतलब बुद्धा का जिस तरीके से महापरिनिर्वाण मिला है वो भी इसी तरीके से पाना चाहते हैं। डू नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप। पाली लैंग्वेज इनकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज थी, पाली लैंग्वेज, उसी में ही ये जो है अपने धर्म को प्रैक्टिस करते हैं। एंड सदर्न बुद्धिस्ट मतलब साउथ ऑफ इंडिया में अगर आप जाओगे तो ये वाला धर्म आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा। फॉर एग्जांपल श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड एंड जावा। इसके 2 सेक्ट हैं, वभाषिका एंड स्वतंत्रतिका। अब बात करते हैं महायाना की, जिसको ग्रेटर व्हीकल भी कहा जाते हैं। एंड ये हेविलनेस ऑफ बुद्धा के ऊपर बिलीव, मतलब ये है कि बुद्धा जो एक भगवान का रूप हुआ करते थे और ये आइडल वर्शिप करते हैं, संस्कृत लैंग्वेज को प्रैक्टिस करते हैं और ये सेल्वेशन मतलब ये इनका कोशिश रहता है कि आप सेल्वेशन प्राप्त करो और जब आपका टाइम हो सेल्वेशन के नियर तो आप क्या करो, दूसरों और बंदों को जोड़ो ताकि वो भी सेल्वेशन पा सके। मतलब कम्युनिटी बेस्ड सेल्वेशन प्रैक्टिस यहाँ पे किया जाता है। सेल्वेशन थ्रू ग्रेस एंड हेल्प ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्वा। ठीक है, नदर्न बुद्धिस्ट रिलीजन नॉर्थ ऑफ इंडिया, इफ़ यू आर सीन चाइना, कोरिया, जापान, तो वहाँ पे महायाना बुद्धिज्म को ही फॉलो किया जाता है। इसमें 2 सेक्ट फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, मध्यमिका, शून्यवाद, योगाचार या विजनावाद। और इसको एक बार यहाँ पे भी देख लीजिए। कनिष्का के टाइम पे वसुमित्रा की अध्यक्षता के अंदर 4 बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। कहाँ पे? कुंडलपुरम, कश्मीर के अंदर में। कब होती है? फर्स्ट CE के अंदर, है ना। हीनयान बुद्धिज्म एंड महायान बुद्धिज्म। और यहाँ पे 2 सेक्ट डिवाइड हो जाते हैं, वैशेषिका एंड स्वतंत्रतिका। महायाना में मध्यमिका, योगाचार, शून्यवाद, विजयवाद, है ना। और जैनिज्म में फर्दर जो है 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। पहली मीटिंग की दिगंबर सेक्ट एंड श्वेतांबर सेक्ट। दिगंबर के अंदर फर्दर सेक्ट है बीसा पंथा, तारा पंथा, तेरा पंथा, गुना पंथा, टोटा पंथा एंड कुंजा पंथा। पंथा जो है यहाँ पे एक इसकी देखने की मतलब पंथा आ जाए तो वो मान लीजिए दिगंबर सेक्ट है। एंड मूर्ति पूजिका, स्थानवासी, तेरापंथी, गच्चाज, डेट आर द पार्ट ऑफ द श्वेतांबर सेक्ट ऑफ जैनिज्म। ओके, लेट्स सी द फर्स्ट स्टेटमेंट देयर। जो क्वेश्चन है आपका, लेट्स सी, with reference to the religious history of India, consider the following statement. The concept of Bodhisattva is central to the Hinian sect of Buddhism. That is incorrect because it is the central to the Mahayan sect of Buddhism. So first is not correct. Second is Bodhisattva is a compassionate one of his own way to enlightenment. तो बोधिसत्वा में जो है कंपेंसेट किया जाता है कि अपना जो इनलाइटमेंट है वो किया जाए। मेरे हिसाब से गलत होना चाहिए बट ठीक है, ये भी सही है। बोधिसत्व डिले अचीविंग हिज ओन सेल्वेशन, और जो अदर ह्यूमन बीइंग है उनको सेल्वेशन वो प्राप्त कर सके उनकी कोशिश करते हैं, तो डेट इज़ करेक्ट। डेट इज़ द पार्ट ऑफ महायाना बुद्धिज्म। तो ये मैंने बताया आपको।
Mahayana sect of Buddhism, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट बिकॉज इट इज द सेंट्रल टू द महायाना बुद्धिज्म, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्व। ठीक है, सेकंड में आप देखोगे, थर्ड में आप देख सकते हैं, राइट। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल। क्या है ये ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल? पहली बात तो ग्रीन हाउस ही पता होनी चाहिए कौन कौन सी है। सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करता है वो H2O है, H2O इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। हम ये कह सकते हैं स्टीम जो है सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस प्रोड्यूस करता है। सेकंड की बात करें गैस में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा है कौन कौन सी, ये देखो पहले, CO2 है, CH4 है, NO2 है, नाइट्रस ऑक्साइड, उसके ज़्यादा है सल्फर फ्लोरोक्साइड, पर फ्लोरोकार्बन। तो ये सारी के सारे ग्रीन हाउस गैसेज है। ओके, तो ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल है क्या? ये इंटर गवर्नमेंट अकाउंटिंग है, टूल फॉर गवर्नमेंट एंड बिजनेस लीडर टू अंडरस्टैंड द क्वांटिफाइड मैनेज। किस तरीके से हम ग्रीन हाउस गैस एमिशन को मैनेज कर सकते हैं, किसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई? बिजनेस को, बिजनेसमैन को और गवर्नमेंट को। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो ए यहाँ पे करेक्ट है। जस्ट देखो कुछ प्रोटोकॉल की बात करते हैं। रामसर प्रोटोकॉल 1971 में, इसको जो है वाटरफॉल कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ इट एंड देयर वाज 27 रामसर, अभी तो 75 हो चुकी है। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन 1972, यूएनईपी वाज रिजल्ट ऑफ इट, याद रखिएगा। 1973 साइट्स के अंदर ये मीटिंग होती है, इसको वाशिंगटन कन्वेंशन लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। ये बेसिकली ट्रेड में बात करता है एनिमल का कि नहीं होना चाहिए। कन्वेंशन ऑन माइग्रेटर्स में 1917 बॉन सेक्रेटरी में इसका हेडक्वार्टर यूएनईपी के द्वारा इसको बनाया गया था। नैरोबी डिक्लेरेशन 1982, ये जो है अचीव करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसका मेन एम है। 10th एनिवर्सरी जो स्टॉकहोम के अंदर हुई थी उसी का ही नतीजा हुआ करता था। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैबिटेट का भी हेडक्वार्टर आपका नैरोबी के अंदर है, याद रखिएगा। वियना कन्वेंशन 1985, ये आपका रिडक्शन करना है ओजोन गैस लेयर से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा। उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में ओजोन डिप्लीशन को हमें खत्म करना है। इट प्रोटोकॉल टू द वियना कन्वेंशन यूनिवर्सल ट्रीटी है, ये लीगली बाइंडिंग रही है। ओके, यूएनसीसीडी के अंदर 1994 में कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के लिए आया था। बोन जर्मनी के अंदर हेडक्वार्टर 21 एजेंडा था, उसी का ही ये रिजल्ट रहा था, लीगली बाइंडिंग है। कनाडा ने विड्रॉ कर लिया बाद में, डेट डिफरेंस स्टोरी। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं, और यू कैन सी हियर द ग्रीन हाउस गैसेस CO2, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, पर फ्लोरोकार्बन। ओके, ठीक है। और क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर कौन कौन सा मैकेनिज्म है? फॉर एग्जांपल मैकेनिज्म CDM, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, एमिशन ट्रेडिंग, जॉइंट इंप्लीमेंटेशन। तो याद रखिए ये 3 मैकेनिज्म है। ओके, इंडिया का टारगेट यू कैन सी फर्दर आएगा, जस्ट अ सेकेंड। ये प्रोटोकॉल के बारे में, रोटरडम कन्वेंशन 1988, केमिकल एंड पेस्टिसाइड का हार्ड मतलब क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट होता है उसके बारे में। कार्डियन प्रोटोकॉल 2000 बायोसेफ्टी से रिलेटेड है। जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, एक कंट्री जहाँ और दूसरी कंट्री जहाँ पे इसको पहुँचाया जा रहा है और जहाँ से पहुँचाया जा रहा है उनके बारे में इनको नॉलेज होनी चाहिए, ये इसके बारे में बताता है। स्टॉकहोम कन्वेंशन, इसको डर्टी डजन के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या था कि 12 जो पेस्टिसाइड है उनको बैन कर दिया गया था क्योंकि उसका नेगेटिव इंपैक्ट होता है और ये बहुत ज़्यादा टाइम तक ऑर्गेनिकली परसिस्ट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। रेड प्लस 2015 में होता है और ये किसका प्रोग्राम? UNFCCC का। ठीक है, बस इतना ही यहाँ से पता होना चाहिए। उसके बाद है नगोया प्रोटोकॉल 2010 में आया था। जेनेटिक के जो रिसोर्सेज होते हैं जो वहाँ की कम्युनिटी है उसको बेनिफिट होना चाहिए, ये आया था। और ये CBD मतलब कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के अंडर में आया था। रियो +20 2012 के अंदर कॉन्फ्रेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 20th एनिवर्सरी जो अर्थ समिट की हुई थी उसमें आया था। COP21 2015 क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हमारी क्या क्या डील मतलब क्या क्या हमारे एम है, यू कैन सी हियर। इकाल एग्रीमेंट 2016 में ओजोन लेयर डिप्लेशन को कम करने इसका मेन एम रखा गया था। सो यू कैन सी हियर व्हाट द ग्रीन गैस प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस को कौन कौन सी होती है मैंने बता दी है। और क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर कौन कौन सी ग्रीन हाउस है ये भी बताया गया। और ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल मोस्टली वाइड इंटरनेशनल अकाउंटिंग फॉर द गवर्नमेंट एंड बिजनेसमैन लीडर टू द अंडरस्टैंड द क्वांटिटी। और ये इनिशिएटिव किसके? वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का और बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये इनिशिएटिव है। इट इज़ द न्यू जनरेशन ऑफ क्रेडिबल एंड इफेक्टिव प्रोग्राम टैकलिंग क्लाइमेट चेंज। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एजेंडा 21 मैंने बताया था। एजेंडा 21 कब आया था? 1992 रियो डी जेनेरियो की मीटिंग में। इसमें 4 प्रिंसिपल आए थे बेसिकली 4। और 21 का मतलब ये है कि 21 सेंचुरी के लिए क्या क्या काम हमें करने हैं। UNFCCC, UNCCD एंड CBD एंड फॉरेस्ट रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पे आए थे। लेट्स सी, इट इज़ द ग्लोबल एक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट इज़ करेक्ट। एंड ये जोहान्सबर्ग 2002 में आए थे, नहीं क्योंकि SDG का कंसेप्ट 2002 में आया था। नोट नहीं, SDG का भी नहीं आया था, 2012 में आया था SDG का। एनीवे हाँ, तो ये आया था आपका 1992 रियो डी जेनेरियो की मीटिंग के अंदर जो मैंने आपको बता दिया, राइट। बाय दिस वी एंडिंग द चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस।